हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर के साथ में, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो जैसा कि हमारी टीम के साथ में आप अलग अलग विषयों के साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारियां पूर्ण कर रहे हैं, हम मिलते हैं अपने भौतिकी के साथ में। और इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पुराने वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न पत्र थे, बोर्ड के जो प्रश्न पत्र थे जो पिछले सालों में पूछे गए थे, जो हमको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं अभी इस बार जब हम पेपर में अपीयर होंगे उसमें। कि भाई जब हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हमने सारे वीडियोस देख रखे हैं, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखी हैं, इसके बाद अब अपने आप को चेक करने के लिए कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस आते थे, अगर मैं उस एग्जाम में बैठा होता तो मेरे कितने मार्क्स आते, तो ये सब कुछ बिल्कुल चेक हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए थे हमसे पहले वाले वर्षों में, उनकी एनालिसिस हम इसमें देखने वाले। तो भाई जैसा कि आपको हम पर है विश्वास और हमें है आप पर पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा आज का सेशन, जैसा कि हमने चर्चा कर लिया कि पिछले प्रश्न पत्र जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे प्रश्न पत्र, उनकी चर्चा होने वाली है। तो आज है हमारे पास 2020 में पूछा गया था जो विज्ञान विषय में, उसके सिर्फ भौतिकी के क्वेश्चंस। चूंकि हम सिर्फ भौतिकी के साथ में मिलते हैं, अलग सब्जेक्ट्स के साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स पे अलग अलग टीचर्स के साथ में मिल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही आपको डील करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। तो भाई इसी सिलसिले में हम भौतिकी के 2020 के सेट 2 सेकेंड सेट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भाई किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए। तो भाई विज्ञान में हमारा सिर्फ भौतिकी का पोर्शन, और भौतिकी के क्वेश्चन में से भी जो स्प्लिट अप्स हैं वो कुछ इस प्रकार से रहे कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, आपसे वन वर्ड में आंसर्स पूछे गए, असर्शन रीजंस पूछे गए, जो कि ज्यादा ही हाईलाइटेड रहा इस समय से, असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस के मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके लिए एक रीजन दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि भैया ये सही है गलत है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं है, ये सारी बातें। तो भाई उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। साथ ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंगली चल रहा है वो है केस स्टडी बेस्ड। मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई ये सारी चीजें बिल्कुल हाईलाइटेड की पॉइंट्स हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो हम उसी बेसिस पर पूरी तैयारी करते हुए आ रहे हैं और हम यहां पर उसी को चेक भी करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने 2020 के सेट 2 को, जो कि सीबीएसई ने एग्जाम लिए थे, उसमें जो पूछा गया था। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, देख करके ही आपको क्लियर हो गया है कि यहां पर बात कर रहे हैं कि एक अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद मतलब क्या भाई, एक आपको पैराग्राफ दी गई है, इस पैराग्राफ को आप रीड करिए आराम से और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को निकालिए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो पैसेज दिया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको रेफर करने के लिए दिया जाता है, जरूरी नहीं कि डॉट टू डॉट इसी के अंदर से आपको आंसर मिल जाए। मतलब ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। आपको एग्जैक्ट आंसर्स अगर तैयार करने हैं तो आपको भैया जो पूरी तैयारी हमने करी है वो पूरी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद संबंधित पढ़ी गई संकल्पनाओं की व्याख्या के आधार पर प्रश्न संख्या 1A से 1D तक को उत्तर दीजिए। ठीक, जो बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन नंबर 3 था, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जो हमें बोर्ड्स में पूछा गया था। लेकिन चूंकि हमारे पास पहले नंबर पे, तो हमने नंबरिंग सिर्फ चेंज की हुई है। आपके पूरे क्वेश्चंस एज इट इज मिलेंगे जैसा आपके उसके एग्जाम में है। तो भाई शुरू करते हैं कि ये एक संकल्पना के आधारित पे, एक उसके बेसिस पे दी गई है एक पैराग्राफ, इसको रीड करते हैं और इससे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या बात हो रही भाई, भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो भूपर्पट्टी में गहराइयों में तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों की ऊष्मा से उत्पन्न होती है। जैसा कि हमको पता है पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा और लावा मोल्टन स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में जो है, जो ज्वालामुखी फटती है तब निकलता है, वो सारी चीजें जो लिक्विड स्टेट में है, मतलब पिघली हुई अवस्था में, तो उसका तापमान कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा ना।
उसी की बात करना चाह रहा है। भू तापीय ऊर्जा कह दिया मतलब भूमि के अंदर जो तापमान है उस ऊर्जा की बात होने वाली है। अब सीधे सीधे स्टेटमेंट को रीड करते हैं भैया। तो क्या है, जो चट्टानों की ऊष्मा से उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। क्या करते हैं भाई, तो जब जल को पृथ्वी के भीतर अत्यधिक गहराइयों में इन तप्त चट्टानों से प्रवाहित कराया जाता है, तो जल भाप बनकर अथवा तप्त जल के रूप में, जिसे बाद में भाप में परिवर्तित कर लिया जाता है, के रूप में वापस लौटता है और इस भाप से विद्युत जनित्रों के टरबाइन को घुमाया जाता है। भाई हमने ये जो ऊर्जा वाला चैप्टर जब कभी हमने देखा, जो प्रीवियस वीडियोस में आपको दिख जाएंगे, आप वहां से जाकर रेफर कर सकते हैं, तो उसमें हमने इसको पूरी तरीके से चर्चा किया हुआ है कि भाई जो नीचे जो ये टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, तो यहां से हम एक पाइपलाइन भेजते हैं, इस पाइपलाइन के जरिए हम ठंडे पानी को भेजते हैं और यहां से हम क्या करेंगे, तो यहां से हम गर्म भाप जो हो जाएगा वो एक बीच में पाइपलाइन डाल करके उससे निकाल लेते हैं। अब वो भाप क्या करेगा भाई, तो हमको टरबाइन ही चलाना है ना विद्युत धारा चलाने के लिए। भाई टरबाइन घूमेगा, उससे जनरेटर घूमेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए। तो भाई यहां से क्लियर होता है कि भाई ये जो है भूतापीय ऊर्जा, उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमने यूज किया। तो इसको पढ़ने के भी तरीके होते हैं, जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं उसको पढ़ने का एक तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको सिखाता हूं। तरीका इसमें यह है, जैसे कि आपने भूतापीय ऊर्जा पढ़ा तो मतलब आपके दिमाग में पूरी पिक्चर भूतापीय तापीय की घूमनी चाहिए कि भूतापीय क्या होता है, कैसा होता है। ये सिर्फ रेफर करने के लिए दिया गया, तो भूतापीय के बारे में हमको पूरी जानकारी ऑलरेडी है और कुछ कुछ बातें और दे दी जाती है। जैसे क्या भाई, तो पहली चीज दे दी कि भूतापीय ऊर्जा है ना, पहले इसकी जगह दे दी कि जो नीचे चट्टान है जो पिघली हुई उस पे है। दूसरा कि भाई यहां से ये तप्त चट्टानों से क्या निकालते हैं भाई, जल भाप निकालते हैं और इन जल भाप को विद्युत शक्ति जनरेटर के टरबाइन घुमाने के लिए यूज करते हैं। हमने ये मार्क कर लिया भाई कि भाई इतने पॉइंट्स हैं जो हमें अभी आगे काम आने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट अभी और है। तो आगे कहता है वही स्टेटमेंट कि भारतवर्ष में, सेकंड पैराग्राफ है उसका, भारतवर्ष में वर्ष 1970 में भूतापीय क्षेत्र में अन्वेषण और अध्ययन आरंभ हुआ है ना। 1970 में भारत में इसके लिए स्टार्ट हुआ भैया, खोज करना शुरू किया है ना, रिसर्च करना हमने शुरू किया, उसका अध्ययन करना शुरू किया। और भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में देश में भूतापीय ऊर्जा के 350 क्षेत्रों की पहचान की गई। इंडिया में भी 350 क्षेत्र की पहचान की गई भाई। अब 350 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो देखिए इनमें से सबसे अधिक आशाजनक क्षेत्र लद्दाख की पुंगा घाटी। भारत में भूतापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 10,000 मेगावाट है, 10,000 मेगावाट है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के 7 क्षेत्र हैं जो इस प्रकार है, जैसे हिमालय, सोहाना, पश्चिमी तट, कैम्बे, सोन, नर्मदा और जो है हमारी ताप्ती, गोदावरी और महानदी है ना। ये सभी नदियों के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसकी हमको सोर्सेस देखने को मिले थे। अच्छा, भारत में अधिकांश शक्ति संयंत्र प्रत्यावर्ती धारा एसी उत्पन्न करते, मतलब जो हमने जितने भी संयंत्र लगाए हैं, जितने भी टरबाइन से हम जनरेट करते हैं वो एसी करंट ही जनरेट करते हैं है ना। जनरली हम कौन सा करंट जनरेट करते हैं भाई, एसी करंट। अच्छा तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि भूतापीय ऊर्जा तप्त स्थल क्या होता है, मतलब जो तप्त स्थल है वो कौन सा तप्त स्थल। तो देखिए पहली चीज हमने जो मार्क करी थी, जो अंडरलाइन की थी, वो देखिए आंसर में मिल गया। क्या भाई, वह स्थल जहां भूपर्पट्टी की गहराइयों में क्षेत्रों में पिघली चट्टानों की उष्मा से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा तप्त स्थल। जहां से क्या भाई, जहां से हम प्राप्त कर सकते हैं किसको, टेम्परेचर को, ऊष्मा को, है ना। तो वो हो गई। चलिए सेकंड की बात करते हैं। भारत के अतिरिक्त ऐसे अन्य 2 देशों के नाम लिखे जहां भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। अब ये क्या बात कर ली, ये तो दिया नहीं था, तो मैंने बोला था नहीं एनालिसिस बेस्ड ही होता, मतलब एक आपका स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई देख लीजिए, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, टर्की है, न्यूजीलैंड है, इन कंट्री में भूतापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा जो हमारा इंडोनेशिया है, इसमें फिलीपींस में, टर्की और न्यूजीलैंड में इस्तेमाल किया जाता है। खैर 2 देशों के नाम बोले थे हमने, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, आपको जो 2 याद हो जाए वो सबसे बेहतर। चलिए बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या सी। इसी में चल रहे हैं भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसी में चल रहे हैं, 4 क्वेश्चन इसमें दिख गए हमको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1-1 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन आते हैं है ना। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन थे और वो चारों 1-1 नंबर के,
ठीक है, तो उस परिघटना का नाम लिखिए जो विद्युत जनित्र की कार्यविधि की व्याख्या करती है। भाई विद्युत जनित्र में क्या चलता है भाई, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनित्र में क्या चलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है भाई, तो हमको पता है जो जनरेटर बेस्ड होती है उसका मेन काम ही ये होता है कि आप उसको टरबाइन लगा करके रोटेट कीजिए और वो रोटेशन आपको देता है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन करके हम उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर लेते हैं। तो भाई ये किस पे बेस्ड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं घुस रहे क्योंकि भाई ये 1 मार्क्स में ही है। ठीक है, दिष्ट धारा मतलब डीसी की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा एसी के उपयोग का कोई प्रमुख लाभ लिखे। भाई एसी ज्यादा बेहतर डीसी से क्यों है, तो सबसे पहला तो ये हो जाता है कि भैया एसी जो है ना वो सस्ता है और आसानी से उत्पादन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, इसका आसानी से उत्पादन होता है। आसानी से उत्पादन होने का मतलब क्या है, इजीली हम जो एसी करंट है उसको हम जनरेट कर पाते, मतलब जितने भी हमारे पास संयंत्र लगे हैं वो सभी एसी करंट ही जनरेट करते, तो इजीली हमको ये जनरेट हो जाती है। और भी उपाय हैं, और भी चीजें हैं जिसके कारण इसको भाई डोमेस्टिक सप्लाई में हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान है एज कंपेयर टू डीसी। डीसी के कंपैरिजन में एसी ले जाना आसान है। और सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं कि भाई एसी की, तो एसी जो है वो कंपैरेटिवली कम डेंजरस है डीसी से, डीसी ज्यादा डेंजरस है। तो आई थिंक इतने सफिशिएंट हैं आपके लिए ये पता करने के लिए कि भैया इसके आंसर्स मतलब जो एसी बेहतर क्यों है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने के लिए नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए, है ना। भाई ये कह रहे हैं कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो जो सन है, जो सूरज है, वो हमको ज्यादा ही रेडिश दिखता है, मतलब लाल दिख रहा होता है। और जब कभी ये सूरज हमारे क्षितिज पे बिल्कुल ऊपर आता है, मतलब दोपहर का जब समय होता है तब हमको ये सफेद दिख रहा होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसके ऊपर विचार कीजिए, नीचे ऑप्शंस में दिया गया। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो इसके पिछला सेशन था, मतलब पिछला जो ईयर था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, ये ऐसा आपको इसलिए मैं इनपुट्स दे रहा हूं क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस 2 सालों में हमने देख लिया। ठीक, और इसी साल के और भी जो सेट्स थे उसमें भी देखने को मिला। तो क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने के लिए नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए कारण क्या है भाई, तो पहला कारण है क्षितिज के निकट होने पर सूर्य का प्रकाश वायु की पतली परतों से होकर के गुजरता है। तो भाई क्षितिज के निकट होने पर ना, जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है तो ऐसा होता है, देखिए ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हो गया हमारा भाई वायुमंडल। अब सूरज की कंडीशन ये होती है, तो यहां से तो ये ज्यादा दूर ट्रैवल करके आएगा। खैर ये जब ट्रैवल करके आएगा तो प्रकाश इस तरीके से ट्रैवल नहीं करेगा, ये थोड़ा सा बेंड होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो भाई पहला तो नहीं होगा क्या कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य का प्रकाश पतली परतों से होकर के गुजरता है। ठीक, अगला, हमारी आंखों में पहुंचने से पूर्व सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। ठीक है भाई, सी और पढ़ लेते हैं। सी में कहता है क्षितिज के निकट अधिकांश नीला प्रकाश तथा लघु तरंगदैर्घ्य कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो भाई नीला जो प्रकाश होता है ना वो लघु तरंगदैर्घ्य के कणों द्वारा ही, मतलब जो छोटे कण होते हैं उनसे ही प्रकीर्णित होता है। ठीक है, और बड़े कणों द्वारा जो बड़े होते हैं वो होते हैं जैसे लाल। ठीक, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य का प्रकाश वायु की मोटी परतों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर है कि बी सी डी, ये तीनों ही आंसर सही है। कैसे सही हो गए, तो पहला तो ये कि भाई वायुमंडल में अत्यधिक दूरी, जब ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसी कंडीशन होती है भाई, ऐसी हमको दिख रहा होता है ना, और जब दोपहर होता है तो ये इस समय इसको सबसे कम दूरी तय करनी होती है। लेकिन इन दोनों जगहों पे आप देखिए तो ज्यादा दूरी तय करनी, इन दोनों जगहों पे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पे ज्यादा दूरी तय करनी। तो भैया ज्यादा दूरी तय करनी मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये कब के लिए भाई, ये दोपहर के लिए, इसलिए गलत हो गया। अगला, क्षितिज के निकट अधिकांश नीला, ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया कि जो छोटे कण होते हैं वो इसको प्रकीर्णित करते हैं नीले को, और क्षितिज के निकट होने पर सूर्य का प्रकाश वायु की मोटी परतों से होकर के गुजरता है।
ठीक है, तो भाई ये हो गया बी, सी और डी आंसर हमारा सही। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, ये तो बहुत ही आसान है ना। इस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए और आगे भी एक्सपेक्टेड है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के। ये भाई आपसे सिंपली ये पूछना चाहते हैं कि 4 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है ना, 2 ओम का ए है, 2 ओम का ही हमारा हो गया बी, यही 2 ओम का हो गया हमारा सी, यही 2 ओम का हो गया हमारा डी। 4 प्रतिरोधक हो गए भाई। अच्छा, इससे अधिकतम प्रतिरोध किस में प्राप्त करें? देखिए अधिकतम प्रतिरोध जब कभी भी बात करेंगे ना तो भैया श्रेणी क्रम में प्राप्त करेंगे, समांतर क्रम में नहीं। किसमें? श्रेणी क्रम में। जब भी अत्यधिक प्रतिरोध की बात करेगा तो आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कारण भी है ना, आपको पता है कि श्रेणी क्रम में हम करके देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई? तो श्रेणी क्रम में जो आर इक्विवेलेंट होता है, जो आर इक्विवेलेंट मतलब क्या, जो तुल्यकारी प्रतिरोध होगा, वो तुल्यकारी प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना। अब जरा करके देखिए ना, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया भाई? तो 8। ठीक है, अब इसी को हम करके देख लेते हैं जरा पैरेलल में, है ना। ये श्रेणी में हो गया, ये हम कर लेते हैं समांतर में। तो समांतर क्रम में आपको ध्यान होगा कि हमने फॉर्मूला बनाया था समांतर मतलब ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आपको जैसा कि दिख रहा है 1/2 मतलब क्या, आधा आधा 1 और ये आधा और आधा 1 और 1 कितना 2, कितना हो जाएगा 2। तो मतलब 1/R इक्विवेलेंट की अगर बात करते हैं 1/R इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो गया भाई? ये 1/2 को बाहर रख लीजिए, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया? ये 4 काट दीजिए 2, मतलब क्या R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ये 2/1 है ना, तो ये 1/2 हो गया। अब बताइए कौन सा बड़ा है? तो आप कहेंगे भैया इसको किस में रखे हमेशा? श्रेणी क्रम। भाई सीधी बात ना, सीधे सीधे जो जुड़ने आ रहा है वो ऐड हो जाएगा ना, जो सीधे सीधे जुड़ रहा है वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और ये ऊपर नीचे हो गया भाई, पहले ही आधा हो गया, यहां ये दोगुने को जोड़ा मतलब 2 2 2 और यहां पे आधा कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है किसमें? श्रेणी में। कितना होगा आंसर भाई? तो सी ऑप्शन इज द 8 ओम। कितना? 8 ओम। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 ओम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, ये अभी के लिए ही नहीं, 10th बोर्ड में तो चलिए है ही मजेदार, इसके आगे आने वाले वर्षों में भी ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। नॉट इवन दिस, आप इसको 9th क्लास में भी करके आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रह जाता है। आज एक इतनी बेहतरीन चीज मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूं जिसके बाद से आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारा कोई डेटा, बहुत सारी कोई वैल्यूज ऐसा कुछ रख करके इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीके में सिखाऊंगा और आप देखेंगे कि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। आपको ये देखते से ही ऐसा लगता है भैया ये क्या आ गया, है ना, ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, ये ग्राफ तो अपने बस की नहीं है भैया। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी है, बोर्ड में आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और करना ही है हमको। और सिर्फ बोर्ड में नहीं, हम तो जब आगे की तरफ एनटीएससी, ओलंपियाड या फिर आगे चल के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब हम बात करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करेंगे, उसमें ग्राफ पे ही तो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ग्राफ वाला क्वेश्चन तो देख के खुश हो जाया करो। क्या भाई क्यों खुश हो जाया करें आप? क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन 100% सही बनेगा, डाउट ही नहीं है गलत होने के। तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। कोई छात्र नाइक्रोम तार के 3 नमूनों के लिए जिनका प्रतिरोध R1 R2 R3 है VI ग्राफ खींचता है। इस ग्राफ के लिए नीचे दिए गए कथनों में से उसे चुनिए जो सही है। ठीक है भाई, ग्राफ पे सीधे बात करते हैं। ये तो आज चलिए VI और R1 R2 है, कल को कुछ और आ गया भाई, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में कुछ बात होने लगी, कुछ भी हो सकता है। हमको तो ग्राफ देखना आना चाहिए, हमको इनके नंबर से कोई लेना देना नहीं, हमको ग्राफ देखना आना चाहिए कि भाई क्या होता है। तो ग्राफ के लिए आप एक चीज हमेशा से ध्यान रखिए कि जिसका जितना ज्यादा स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल, जितना ज्यादा बड़ा कोण है, उसके वेरिएशन को ही हम इसमें जज करते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं भाई? स्लोप, ढाल को। और ढाल निकालने का तरीका क्या होता है? y/x, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। हमेशा ही ढाल का जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा क्या होता है भाई? y/x। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है भाई, I/v करके निकाल दीजिए। ठीक है, तो I/v करेंगे तो आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है? IR। मैं कह रहा हूं I/v करने को, तो 1/r इज इक्वल्स टू I/v।
मतलब ये 1/r की वैल्यू हो जाएगी अगर स्लोप के जरिए जाएंगे। तो ये तो भाई बहुत उलझ जाएंगे हम, है ना। आसान कैसा बनाए, तो आसान बनाने का एक तरीका सीखिए, है ना। आसान करते हैं, इसको हटाता हूं मैं और इसको करता हूं मैं ये आसान। आइए, आसान करने का तरीका है हमारे पास कि भाई एक वोल्टेज ले लेता हूं मैं, कोई सा भी पोटेंशियल है, कोई सा भी ले लिया और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मतलब V की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट। V की वैल्यू कांस्टेंट होगी ना, तीनों पे एक ही नंबर डाल किया। अब क्या करें भाई, तो यहां से एक एक काम कीजिए, तीनों पे अलग अलग मैं कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले R2 के लिए यहां पे एक बनाइए, इसको मार्क कर देता हूं मैं I2, ठीक है। ये R1 की ग्राफ थी ना, तो इसके लिए एक मार्क कीजिए, इसको मार्क कर देते हैं हम I1। और ये जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा आपको I3। ये मैंने नंबरिंग से आपको लग रहा होगा कि कैसे उल्टा पुल्टा नंबरिंग कर दिया, मैं उसके हिसाब से नहीं कर रहा हूं, मैं R2 के लिए, R1 के लिए और R3 के लिए, है ना, इसीलिए उसके हिसाब से नंबरिंग सेम कर दी। ग्राफ में तो आपको पता है ना कि जहां पे ये इंटरसेक्शन होता है उसी पॉइंट से ये ग्राफ गुजरेगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अब आप सिंपली मेरे को बताइए, V समानुपाती I, या फिर यूं कहूं V इज इक्वल्स टू RI, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, तो इसमें हो गया भैया V कांस्टेंट, तो V के और R के बीच में रिलेशन, मतलब I और R के बीच में हमको देखना है, तो R और I के बीच में करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ना, ऐसा लिख लेता हूं मैं, RI इज इक्वल्स टू V। अब क्या करें भाई, तो यहां पे I को यहीं रहने दीजिए, I को यहीं रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/r टाइम्स ऑफ V। अब आपको क्या समझ में आया, तो I जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है R के, I जो है वो कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है R के, दिख रहा है ना यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि V कैसा है, कांस्टेंट। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, ठीक। और जो हम अभी चर्चा करके आ रहे थे और जिसको अभी हमने स्टॉप किया, वो उसकी बात कर लेते हैं, फिर ट्रेडिशनल से आपको चेक भी करा दूंगा। देखिए हमारा जो तरकीब कहता है वो कहता है भैया V को कांस्टेंट कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तीनों पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब एक बात बताइए मुझे, R3 में करंट की वैल्यू सेम पोटेंशियल पे ज्यादा बह रही है, R3 पे ये क्या है, करंट की ज्यादा वैल्यू है ना, देखिए करंट की इतनी हाइट है ना, यहां पे I1 के लिए करंट की इतनी हाइट है और I2 के लिए सिर्फ इतनी है। करंट किस में सबसे ज्यादा, तो भाई R3 से जो करंट बह रही है वो सबसे ज्यादा बह रही है, R2 से जो करंट बह रही है वो सबसे कम बह रही है, और इनके बीचों बीच कौन है भाई, तो बीचों बीच यहां पर है R1 में जो करंट बह रही है वो इन दोनों के बीचों बीच है। तो एक बात बताइए, करंट ज्यादा बहने का मतलब क्या है, प्रतिरोध का कम होना। करंट ज्यादा मतलब क्या, प्रतिरोध कम। भाई रुकावट जिसमें ज्यादा होगा उसमें तो करंट भी कम हो जाएगा ना, रुकावट ज्यादा होता तो करंट क्या होता, कम। लेकिन यहां दिख रहा है कि करंट ज्यादा है, मतलब रुकावट क्या होगा, कम। रुकावट कम होगा, इसका मतलब क्या, ये R3 सबसे कम होगा ना, R3 जो है ये सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा है, इसमें करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती का। प्रतिरोध जिसका ज्यादा है उसमें से क्या होगा, करंट कम। और अगर मैं कह रहा हूं करंट ज्यादा है तो प्रतिरोध उसका कैसा होगा, प्रतिरोध होगा उसका कम। तो R3 कम, उसके बाद कौन भाई, R1, और उसके बाद R2। ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो भी बनेगी और डायरेक्ट करेंगे तो भी बनेगी। डायरेक्ट में हमने क्या किया भाई, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं, हमने एक सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करी, तीनों के लिए मार्क कर दिया, हमने देखा कि भाई यहाँ पे I2, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I3। हमने देखा I3 ज्यादा है, मतलब R3 से ज्यादा करंट जा रहा, मतलब रेजिस्टेंस इसमें कम होगा, इसमें उससे तो इसमें रेजिस्टेंस और थोड़ा सा, मतलब कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस, और R2 में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें से सबसे कम करंट जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। R2 सबसे ज्यादा प्रतिरोध, क्योंकि इसमें क्या है, अगर इसमें करंट के लिए डायग्राम्स बनाता हूं मैं तो मुझे मिलेगा कि भैया I3 में ज्यादा करंट, I1 में कम और I2 में सबसे कम। तो ये इसका व्युत्क्रम नहीं लिखा है क्या, देखिए इसका जस्ट उल्टा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे भाई, हमेशा ही होंगे और हमेशा ही छोड़े जाते हैं। और एक और चीज, ये डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं। डिसाइडेड मतलब क्या, जो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस है वो तो सब अटेम्प्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ही हमारा रिजल्ट डिसाइड करता है, अलग से हमें वेरिएट करता है सब में से अलग, कि हमको भैया आता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न पे। और ये जो मेथड था इसको आप भी याद रखिएगा और जो भी जानने वाले उन सबको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है ना, इसमें बहुत सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन कहता है, जीवाश्मी ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला गैस कौन है।
तो देखिए जीवाश्म ईंधनों से जो जितने भी गैसेस आपको दिख रहे हैं, ये जो गैसेस हैं ये सभी भी विषैली है भाई, ऐसा कोई गैस नहीं है जो विषैला नहीं है। बट सबसे अधिक विषैली की जब बात करते हैं तो जीवाश्म ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है, मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है भाई, कि ऑक्सीजन की कमी में, है ना, पूर्ण रूप से उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कम उपस्थिति है ऑक्सीजन की, उसमें अगर किसी का दहन करा दिया जाए तो उस समय, चूंकि हमको पता है जीवाश्म ईंधन है, मतलब इसमें क्या होगा भाई, कार्बन सबसे ज्यादा। जीवाश्म ईंधन है तो क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन, और ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, क्या कह रहे भाई, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में। कम उपस्थिति का मतलब क्या, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम उपस्थिति में। तो ये जलने के बाद ऊष्मा तो देगा ही, प्लस CO निकालेगा, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप कहेंगे भैया मोनोऑक्साइड क्यों, हमने तो सुना है कि जब कोई चीज जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, मतलब वो CO2 निकालती है। तो भाई CO2 जब निकालेगी जब यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता होगी। ऑक्सीजन अगर पूरा होगा, मतलब कंप्लीट कंबशन जब आप कराएंगे, जब आप पूर्ण दहन कराएंगे, तब वो CO2 निकालेगा, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन भाई ये O2 पूरी तरीके से दिया ही नहीं ना, कम मात्रा में दिया, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी ना, ऐसा करके याद कर लो। ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो CO2 नहीं हो पाया, क्या निकला, CO। CO मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो किसके लिए यूज करते हैं भाई, सिंगल के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन का एक और कार्बन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है जब, अब देखिए आपको जो सीबीएसई क्वेश्चंस पूछती है उसमें भाई आप एक चीज हमेशा से ध्यान रखेंगे, आपको लगता है कि ये घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, या फिर आपने सुन रखी है मार्केट में बहुत लोगों से कि भाई सीबीएसई घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी घुमाएंगे क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसा पकड़ के घुमा देंगे, भाई कुछ भी घुमाना फिराना नहीं होता। एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक वहम है जो हमारे ऊपर भर दी जाती है और हम डरे सहमे बैठे रहते। भाई कुछ नहीं करते, वो नॉर्मल क्वेश्चन ही तो पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं, बस पूछने का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको लगता है भैया कुछ कुछ तो अलग पूछ रहे हैं। अब इसी के लिए तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहां से आपको ये वाला बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भैया किस तरीके से पूछते हैं। तो इनका एक और पैटर्न है पूछने का, जैसे 6 क्वेश्चंस में देखिए आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए गए, 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए गए, तो इसमें आंसर देना बड़ा आसान रहता है। अगर इसी को एक पैराग्राफ में दे दिया होता तो बड़ा टिपिकल काम होता है ना, बड़ा बोरिंग सा काम होता। लेकिन अगर एक एक वर्ड में इसी को पूछ ले तो बड़ा ही आसान है भाई, सिंगल लिखा और आंसर पाया और नंबर मिले। चलो आते हैं जरा, हम देखते हैं अपवर्तन के पश्चात क्या होता है जब कहीं अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्या होता है भाई, तो अपवर्तन हमको पता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से गुजरती है तो क्या होता है भाई, तो प्रकाश किरण दूर फैल जाती है और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस की बात करें भाई, अवतल लेंस मतलब ऐसा। अब इसमें क्या होगा, तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, तो इसमें हो रहा है कि एक प्रकाश की किरण अगर ऐसी समांतर आ रही है तो यहां से ये फैल जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके समांतर और एक इधर से किरण आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस का काम ही है कि भाई अब जो प्रकाश किरण आएगी उसको क्या करेगा, फैला देगा। अब क्या होगा, तो इनको पीछे की तरफ ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी पीछे की तरफ ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो है एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा आपको लगेगा कि भैया वो आ रही है यहां से, और इसी को हम कहते हैं इसका आभासी फोकस। क्या कहते हैं इसका, आभासी फोकस। ये कब दिखेगा, जब व्यूअर यहां पे होगा तब। अगर व्यूअर यहां पे नहीं होगा तो इसको नहीं देख सकते, क्योंकि आभासी फोकस है। लाइट बीम आई और आकर के फैल गई, तो मतलब मुख्य अक्ष ये रही आपकी मुख्य अक्ष, इसके समांतर आई थी ये लाइट बीम, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगी वो क्या होगी, वो फैल जाएगी। तो भाई ये हो गई हमारी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और फैल गई। और एक और बात हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो हमेशा ही फोकस से होकर के जाती है। अब वो आभासी रूप से जाए या वास्तविक रूप से। अगर ये उत्तल लेंस होता तो कैसी जाती, वास्तविक रूप से। अगर ऐसी ये उत्तल लेंस होता तो ये कैसी जाती भाई, ये यहां से आती और ये ऐसा, यहां से आती और ये ऐसा, तो ये वास्तविक रूप में काटी। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां आभासी रूप में। आभासी मतलब क्या, सिर्फ प्रतीत हो रही कि यहां से किरण आ रही है। चलिए फर्स्ट का तो हो गया भैया आंसर हमारा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं,
मुख्य फोकस से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतन करती है। ठीक, तो देखिए मुख्य फोकस से अगर ऐसा समझ सकते हैं, अगर मुख्य फोकस से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। मतलब ये कह रहे हैं, अभी जो अपन ने बात करी वो बिल्कुल सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया। तो देखिए यही हमने डिस्कस करी, ये कहना चाहते हैं कि भैया ये फोकस पे आपतित हो रही है, मतलब फोकस पे आ रही है, तो फोकस पे अगर आ रही है इसका मतलब क्या है, ये ऐसा निकल जाएगी। ठीक है, फोकस पे होगी तो क्या निकल जाएगी, समांतर निकल जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये किरणें कैसी होगी, तो ये इस पे के समांतर होगी। ठीक है, कैसी आएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। एक तो फिक्स ही कर लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है या जाती है। ठीक है, और उसका इनवर्स भी, अगर मान लीजिए ये फोकस इसका आपतन बिंदु होता तो भैया यहां से इस तरीके से निकल जाती, कैसी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती। या फिर इसका इनवर्स कहूं कि अगर कोई इसके समांतर आ रही है तो आकर के कहां मिल जाएगी, फोकस पे, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस पे मिलेगी, या फिर फोकस से निकली कोई चीज तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो भैया सेकंड का भी आंसर मिल गया हमको। बढ़ते हम थर्ड पे, कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिकी केंद्र से गुजरता है। तो उत्तल लेंस का प्रकाशिकीय केंद्र क्या होता है, प्रकाशिकीय केंद्र लेंस में वो जगह होती है जो बिल्कुल सेंटर में होती है। सेंटर मतलब क्या, इसका जो अपर्चर है ना, अपर्चर मतलब द्वारक, इसका जो द्वारक है इस द्वारक को भी आधा में बांट दीजिए और इसको लंबाई से भी आधे में काट दीजिए, मतलब सब तरह से हाफ हाफ पे काटे तो बिल्कुल बीचों बीच यहां पर एक पॉइंट देखने को मिलता है और इसी को हम कहते हैं क्या, द्वारक। क्या कहते हैं भाई इसको, द्वारक, सॉरी इसको कहते हैं हम अपना प्रकाशिकीय केंद्र, इसको कहते हैं प्रकाशिकीय केंद्र। द्वारक ये है भाई, ये जो एल एम जो इसको डिवाइड किया, ये एल एम हमारा द्वारक है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रकाशिकीय केंद्र। अब क्या करें, तो अब भाई यहां से एक किरण पास करने की बात करते हैं। तो जब ये इसको सीधे यहां से एक किरण को पास किया जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये किरण सीधे सीधे निकल जाएगी, ये इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं आएगा। जनरली हमने देखा था कि यहां से अगर एक किरण ऐसी जाएगी तो ये क्या होती है, यहां से मुड़ जाती है और फोकस से होकर के गुजरती है। लेकिन जब प्रकाशिकीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ओ से होकर के गुजरेगी तो भैया इसमें कोई बेंडिंग नहीं आएगा, ये बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी। जब प्रकाशिकीय केंद्र से जाएगी तो कोई बेंडिंग नहीं आएगा, सीधे सीधे निकल जाएगी। तो भाई हो गया हमारा क्या, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्या होगा आंसर, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब देखिए ना, तीन अच्छी बातें हमसे पूछ ली गई और हमको बहुत सारा प्रेशर भी नहीं हुआ और हमने तीनों के आंसर्स बना भी लिए, बड़े ही इजी गोइंग में। अगर ये पैराग्राफ में पूछता तो बड़ी दिक्कत आती। तो भैया इसलिए कहते हैं कि सीबीएसई के जो क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, सिर्फ हवा है जो बाहर से फैला दी जाती है और हम परेशान होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि आरेख में दर्शाए अनुसार, मतलब यहां पे एक डायग्राम दी हुई है, किसी विद्युत रोधी बेलन पर विद्युत रोधी तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेटी गई है। कुंडली 1 पर फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, कुंडली 1 में फेरों की संख्या अधिक है, 2 पर कम है। तो अपने प्रेक्षणों को लिखिए जब कुंजी K को बंद करते हैं, जब कुंजी K को बंद किया जाए तो क्या होगा और K को खोले तो क्या होगा। तो देखिए जैसे इस कुंजी को बंद करेंगे इसमें से भाई धारा प्रवाहित होने लगेगी और जब कुंडली 1 में धारा प्रवाहित होगी तो ये कुंडली एज अ बार मैग्नेट बिहेव करने लगेगा और वो द्वितीय कुंडली में उसकी बल रेखाएं लिंक हो जाएंगी और द्वितीय कुंडली में जब बल रेखाएं लिंक होगी तो इस बल रेखाओं के परिवर्तन के कारण इसमें प्रवाहित होने लगेगी धारा। किसमें, कुंडली 2 में। क्या क्या हो गया भाई, तो कुंडली इसको बंद करते हैं तो क्या होगा, कुंडली 1 में क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली 1 जो है, जो फर्स्ट कुंडली है ना, किसके तरीके से भाई, कुंडली 1 दंड चुंबक मतलब वही बार मैग्नेट है ना, दंड चुंबक के भांति कार्य करने लगती है।
जिसके कारण क्या होगा भाई, जिसके कारण कुंडली 2 में, ये जो सेकंड वाली कुंडली है इसमें कुंडली 2 में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। अब भाई क्या हो गया, प्रेरित धारा कुंडली 2 में इसमें क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। क्यों उत्पन्न होती है, आपको पता है कि जब कभी किसी कुंडली से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ, मतलब धारावाही के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वही चुंबकीय क्षेत्र अगर कुंडली के रूप में कर दिया तो कुंडली एक दंड चुंबक के भांति काम करने लगती है, जिसमें 2 पोल्स बन जाते हैं भाई, साउथ और नॉर्थ पोल। वैसे फील्ड लाइंस निकलेगी, दूसरी कुंडली में जाके लिंक हुई तो भाई उसका ऑपोजिट क्या, जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र लिंक होती है तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और उसको कहते हैं प्रेरित धारा। तो इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी। अब भाई दूसरा है के को खोलते मतलब बंद करते हैं। मैं खोलने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा, कि खोलना मतलब क्या, इसमें धारा प्रवाहित अब नहीं कर रहे, खोल दिया मतलब अब इसको धारा प्रवाहित नहीं कर रहे। धारा प्रवाहित नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा, कोई धारा प्रवाह नहीं होता, प्रवाहित नहीं होता है। भाई इसका सेकंड का आंसर हो गया, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। चलिए, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आई होप आपको ये क्लियर भी है कि भैया जब कुंडली 1 जो होता है वो दंड चुंबक के भांति कार्य करता है, जिसके कारण दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, 2 कॉपर की छड़ें, ये दोनों न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं हमको और बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आता है ना। हम एक और चीज, एक और बहुत बड़ी मिथ्या है और बहुत ज्यादा हम परेशान रहते हैं कि बोर्ड में खूब सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम तो परेशान हो गए, हम कैसे करेंगे, हम इससे बनता ही नहीं है। तो भैया पहली बात तो ये कि बोर्ड में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स नहीं आता, गिने चुने 1-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, और दूसरी बात यह कि वो बहुत ही आसान आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हुए तो हमने वो सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कुछ होता ही नहीं है। उसमें जो गिवन डेटा है उसकी यूनिट को पकड़िए और आप सिर्फ लिख दीजिए जो गिवन है, जो दिया गया है आपको प्रश्न में, सिर्फ आप लिखिए, और जो निकालना है उसको लिखिए। अपने आप आपको याद आने लगेगा कि भैया इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला होता है, मतलब कौन सा ऐसा रिलेशन होता है जो दोनों के बीच में लगता है। रखिए, कैलकुलेट कीजिए, 2 से 3-4 लाइन के अंदर आपके आंसर होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 8A को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 8B को सॉल्व कर लेंगे। 8A के लिए सबसे फर्स्ट काम करते हैं। तो देखिए 8A को सबसे पहले हल कर लिया जाए। क्या दिया भाई, 2 कॉपर के छड़, ठीक है भाई, एक x और एक y। इन दोनों के लिए कुछ डायमेंशन दिए, लेंथ दिया है और रेडियस दी हुई है। लेंथ गिवन है और रेडियस। तो लेंथ कितनी गिवन है भाई, तो x के लिए लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, अच्छा, और y के लिए दिया 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर, ये हो गया भैया हमारा 10 सेंटीमीटर, ये दोनों हो गया। अच्छा, त्रिज्याएं दी हुई है, मतलब रेडियस दिया हुआ है इसका भाई 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ मीटर में नहीं दिया तो मैं बहुत सारा मेहनत नहीं कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मीटर में दिया होता है 1-2 और कुछ सेंटीमीटर में, तो फिर मैं सबको मीटर में ले आता और सॉल्व करता। अगर सब इसी में दिया हुआ है तो चलने देते हैं अपन, इसी में कोई चेंज नहीं करते। तो भाई हमको पूछा जा रहा है इसके अंदर प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब RX/RY निकालिए। अब भाई बारी इसकी है कि RX/RY तो निकालना है, तो R बराबर होता क्या है, तो R बराबर हमको पता है ρL/A। क्या होता है भाई, ρL/A। अब यहां पे एक चीज कह दिया, 2 कॉपर की छड़ें, तो 2 कॉपर की छड़ें, इसका मतलब क्या, रो कैसा रहने वाला भाई, रो रहने वाला कांस्टेंट, रो जो है वो स्थिर रहने वाला। कैसे, क्यों, क्योंकि कॉपर है ना, X भी कॉपर का बना, Y भी कॉपर का, और ये क्या होता है भाई, रो विशिष्ट प्रतिरोध, तो कॉपर का ही बना है, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, सेम। तो जब विशिष्ट प्रतिरोध सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए RX को पहले निकालते हैं, फिर RY को निकालते हैं, फिर अपन करेंगे कंपेयर। तो सबसे पहले निकालता हूं मैं RX क्या हो जाएगा भाई, ρL/A। अब रो को तो ऐसे ही छोड़ता हूं, L की वैल्यू इसमें दी हुई है 30, तो ये हो गया भैया 30। A कैसे निकालूं, A कैसे निकाले, A क्या है भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एरिया जो है ये A क्या है, L जो है, L तो हो गई लंबाई, और जो A है ये क्या होता है, तो ये आपको पता है ये अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट, जो अनुप्रस्थ काट होगा, अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला सेगमेंट, चूंकि ये आपको ये रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं, ये पूरे सिलेंड्रिकल होंगे, तो ये क्या होगा भाई? अनुप्रस्थ काट, अगर ये गोलाकार ऐसा हुआ तो ये क्या होता है? ऐसा होता है। ये रॉड तो क्या होता? तो एक वृत्त होती। वृत्त का क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो नीचे लिख दिया पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब एक्स के लिए कितना है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई? रो 30/4 पाई, रो 30/4 पाई। ये निकल गया हमारा आर एक्स। अब ऐसे ही निकाल के ले आता हूं मैं आर वाई। तो भैया आर वाई बताएंगे आप। आर वाई कितना हो जाएगा? रो विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेंथ कितना है? तो लेंथ इसका दिया 10 सेंटीमीटर। तो भैया रख दीजिए ना, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और अपॉन ए, तो मतलब रो 10 सेंटीमीटर अपॉन पाई आर स्क्वायर। फिर से क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 खत्म। अब क्या करते भाई? तो अब आप कहेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में अपने को करना है क्या? तुलना, मतलब आर एक्स अपॉन आर वाई निकालना। तो आर एक्स अपॉन आर वाई, आर एक्स अपॉन आर वाई कैसे होगा भाई? तो आर एक्स की वैल्यू रखते कितनी है? रो 30/4 पाई। इसके अपॉन में आएगा मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो इसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कितना हो जाएगा भाई? तो पाई अपॉन रो इंटू 10। ठीक है, काटापेटी देख लीजिए, रो से रो खत्म, पाई से पाई खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो भाई आर एक्स अनुपात आर वाई बराबर 3:4। बहुत ही आसान है भाई। कितना? 3:4। कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन करने की बहुत ही कम जरूरत पड़ी, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते गए? लिखते गए। ठीक है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना था तो थोड़ा ज्यादा ही समय लगा, लेकिन जब आपने किया होगा तो बहुत कम समय लगा होगा, क्योंकि आपको बन गया होगा बहुत जल्दी में, सीधे सीधे आपने उठा करके वैल्यूज रखे होंगे और इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए भाई, जिनसे नहीं हो पाया था कोई चिंता करने की बात नहीं भाई, आप इसके स्क्रीनशॉट को रखिए, आप एक बार और ट्राई कीजिए और आपको जरूर बनेगा। बाकी के चैप्टर्स भी देखिए आप, पूरे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें जाइए और आप सर्च कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको पूरे ही क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने सेकंड क्वेश्चन 8 के बी वाले पोर्शन। ठीक है, तो चलिए बी पोर्शन की बात करने से पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, मैं इसको हटा रहा हूं। मिलते हैं बी में। बी कह रहा है भाई दो, मतलब किसी श्रेणी विद्युत परिपथ में जिसे 6 वोल्ट बैटरी से कोई विद्युत लैंप 10 ओम प्रतिरोध के चालक के साथ संयोजित है। भाई ये एक आसान है, मैं बना रहा हूं डायग्राम। सबसे पहले ये 10 ओम हो गया और यहां पे एक लगा दिया बल्ब, मतलब लैंप, ये बल्ब हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या दे दिया? ये हो गया 6 वोल्ट, ये एक प्रतिरोध लगा है 10 ओम, श्रेणी में बोल दिया इसलिए मैंने सीरीज में लगा दिया भाई। और ये एक लैंप है, इस लैंप का प्रतिरोध नहीं मालूम, मैं तो आर कह लेता हूं। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है और ये 500 मिली एम्पियर। तो पहले तो वही काम करते हैं ना, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है? तो गिवन डेटा सबसे फर्स्ट, गिवन डेटा है यहां पे आर इक्विवेलेंट, में सीधे लिख लेता हूं। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे ना, 10 + आर, ये कुल प्रतिरोध हो गया। जो अपने को V दिया गया है वो दिया गया 6 वोल्ट, अपने को जो I दिया गया, धारा का मान दिया गया है वो दिया गया 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है भाई? तो 1000 से इसको एम्पियर में बदलना है तो 1000 से कर देंगे डिवाइड। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ मैं लिख देता हूं ताकि आगे के लिए भी ध्यान में रहेगा। 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है मिली एम्पियर, तो एम्पियर में चेंज कर दिया। तो कितना हो गया? तो 500/1000, 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। ये लीजिए सब निकल गया। अब आप मुझे बता दीजिए भैया इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो बहुत ही आसान है ना, क्या? ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं आप? तो ओम के नियम से आपको पता है ओम कौन थे? ओम वीर थे। V = IR। तो V की जगह पर रख दीजिए, ये हो गया 6 वोल्ट। I की जगह पर रख दीजिए, मैं रख देता हूं 1/2 सीधे सीधे, है ना। और अपने को R निकालना है, तो R भैया हो गया 10 + R। अब करें तो ये कितना हो गया? 12, 6,
इंटू 2 सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं कर लेता हूं भैया एक स्टेप और सही, ठीक है। मार्क्स चाहिए अपने को पूरे, भले अपने को यहां पे एक्स्ट्रा मेहनत लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू आर। अब आप बताइए ना इससे सड़ा हुआ क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? आंसर इज 2 ओम। ये लैंप कितने का लगा हुआ है? ये लैंप लगा हुआ है 2 ओम का। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा अब अपने को, बहुत आसान है भाई। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, है ना। मैंने अभी आपको बोला ना, जो लोग ये बाहर मार्केट में हवा फैलाते हैं कि भाई बहुत ही टफ पूछता है, बड़े ही टिपिकल आते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल से आते हैं, भाई ऐसा कुछ भी तो नहीं है। कैसे तो सिंपल सिंपल से हैं यार, है ना, कितने सिंपल से तो हैं, बहुत ही आसानी से हमने इसको हल कर लिया है। चलिए भाई जिनको जिनको ये पूरा सिंपल लगा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करेंगे कि भाई हमको ये पूरा बना था, हमने वीडियोस देखे थे और हमको बना था, जरूर पुटअप करेंगे भाई। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई, जरा देख लिया जाए। तो ये है 9th ए, बी 2 पोर्शन में और बी में भी 2 पार्ट है। तो भाई ये बड़े क्वेश्चंस जो आने का ट्रेंड चल रहा है ना अभी, उसके लिए भी मत घबराइए, बहुत पैराग्राफ वाइज कुछ नहीं आता। आजकल ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है, बच्चे से एक सारा खूब सारा डेटा मत पूछिए, है ना, क्योंकि बच्चे को प्रेजेंट करने में दिक्कत होगी, वो उतना अच्छे से बेहतर से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और सेकेंडरी जो जो बातें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चा मुझे आंसर करे, पता चलता है वो बातें नहीं कर रहा, वो पता नहीं कुछ और ही बत्ती दिए जा रहा है। तो इसलिए बोर्ड ने इस तरीके के क्वेश्चंस डिसाइड करा है कि भाई आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं वो पूछ लूं। जैसे मतलब इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में किया, 2 पार्ट में दूसरे के भी 2 पार्ट में कर दिया, तो अब इससे फिक्स हो गया ना, मैं जो चाहता हूं वो आपको आंसर करना पड़ेगा। भले 2-2 लाइन में आपके आंसर्स खत्म हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आपका नॉलेज टेस्ट करना है ना। ये थोड़ी कि आप है ना पूरा भर दीजिए कॉपी, है ना। हमको भैया इस तरीके से कुछ भी कवर नहीं करना है कि भैया उठाए स्टेट बोर्ड्स में ये लिए दिए भरे जा रहे दिए जा रहे, बत्ती पे बत्ती पे बत्ती, है ना। बत्ती देना समझते हो ना भैया। बहुत लोग कहते हैं ना कि गाना लिख के आ जाओगे तो भी पास हो जाओगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो गाना पढ़ने के लिए थोड़ी बैठे, है ना। और फालतू उल्टे नंबर कट जाते भैया, तो ऐसे सब बहकावे में बिल्कुल ना रहे। आप बेहतरीन आंसर्स लिख करके आइए, एग्जैक्ट आंसर्स लिख करके आइए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं जरा क्वेश्चंस को। दीर्घ दृष्टि दोष के कारणों की सूची बनाइए, ठीक है। दूसरे प्रश्न में है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र और इस दोष के उपयुक्त युक्ति के उपयोग द्वारा संशोधन को दर्शाने के लिए किरण आरेख। तो भैया 2 किरण आरेख खींचनी है हमको। एक तो दीर्घ दृष्टि दोष किसको कहते हैं उसके लिए, और पहले में कहने के उसका कारण बताइए। तो जरा इसके दोनों के आंसर्स की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं ये ए के आंसर की चर्चा। तो ए में ए से भी पहले बेसिकली ये हम डिस्कस कर ले रहे हैं यहां पे दूरदृष्टि दोष होता क्या है भाई, ठीक है। आपको आता है भाई, मुझे पता है आपको आता है ना। तो चलिए हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और सुनते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है। तो देखिए एक सिंपल सी बात, हमारी जो आंखें हैं ना उसमें एक स्क्रीन है और एक लेंस है, बस ऐसा समझ लीजिए। ये स्क्रीन, ये जो पीछे बनी है ना ये स्क्रीन है, इसको कहते हैं हम रेटिना। ये क्या है हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है भाई, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा क्या है स्क्रीन। और ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे लगी हुई लेंस। तो मैं इसको एक और फ्रेम करता हूं, ये देखिए ये हो गई पीछे हमारी ये लगी लेंस। अब क्या हुआ भाई, तो अब प्रकाश किरण आ रही है ना, प्रकाश किरण आ रही है। प्रकाश किरण आने के बाद जो मान लीजिए पास से ही आ रही है, ऐसे पास से प्रकाश किरण आ रही है। अब क्या हुआ भाई, तो पास से प्रकाश किरण आ रही है और ये मेरा लेंस हो गया पतला। 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये मेरा लेंस कैसा हो गया पतला। तो भाई आपको पता है ये कौन सी लेंस है, ये लेंस है हमारी उत्तल। ये कौन सी लेंस है हमारी, ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है भाई कि ये जो प्रकाश पुंज आएगी, जो प्रकाश किरण आएगी, उसको एक जगह एकत्रित कर दे। इसका मुख्य काम क्या है, एक जगह पे एकत्रित करना। तो ये क्या कर देंगे भाई, ये एक जगह एकत्रित कर दी, लेकिन ये लेंस हो रखी है पतली। अब लेंस हो गई हमारी पतली, तो पतले लेंस होने के कारण जो चीज मेरी इस स्क्रीन पे आनी चाहिए थी वो पीछे आ गई, ठीक है। इसको समझेंगे कैसे, तो आपने प्रोजेक्टर्स देखा होगा, कैमरे देखे होंगे, उसमें आगे की तरफ ऐसा स्लाइडर होता है जिसे हम फोकस एडजस्ट करते हैं, है ना। कहते हैं ना भाई हम फोकस एडजस्ट करें, शार्प इमेजेस हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो फोकस एडजस्ट करना, शार्प इमेजेस बनाना, यही तो आंखों में भी तो यही काम हो रहा है। हमारी आंखें भी खुद को एडजस्ट करती है, अपना फोकस एडजस्ट करती है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे रेटिना पे बनना होता है शार्प इमेज।
किंतु किसी कारण, बस कौन कौन से कारण, एक तो ये लेंस पतला हो गया, पहला कारण क्या भाई, लेंस का पतला होना, या दूसरा ये देखिए आईबॉल कहलाता है ये पूरा ऐसा है, अब किसी कारण बस ये श्रिंक हो जाए, जैसे देखिए मैंने नीचे जो बनाया इसको थोड़ा श्रिंक कर दिया, भाई ये उम्र के साथ में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं और ये क्या होने लगता है, श्रिंक, मतलब ये थोड़ा सा घट गया, छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो बताइए ना भाई, ये क्या, दो कारण, एक तो छोटा हो जाना और दूसरा क्या कारण भाई, लेंस का पतला हो जाना। अच्छा, इन दोनों कारणों का एक साथ होना जरूरी है क्या, तो नहीं, कोई एक कारण भी होगा तो वो हो सकता है, मतलब सिर्फ लेंस पतला हो गया तो भी दूरदृष्टि दोष आएगा, सिर्फ आईबॉल छोटा हो गया तो भी आएगा, और दोनों हो गया तो भैया तो होना ही होना है ना, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूरदृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब यह है लेंस से ये जो फोकस पॉइंट है वो दूर चली गई, लेंस से जो फोकस पॉइंट है वो दूर चली गई। इसमें मालूम एक विडंबना, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की जो है वो साफ नहीं दिखाई देती, दूर से जो आ रही है वो साफ साफ दिख रही, और कह रहे दूरदृष्टि दोष, तो ये बड़ा ही अटपटा सा नहीं लगता कि भाई दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि में दोष है ना, ऐसा नहीं है। आइए उल्टा नाम लिखते भैया, उल्टा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम फोकस की बात करते हैं और हम समझते वस्तु को है, तो वस्तु को नहीं समझेंगे, फोकस को समझेंगे। जो किरणें दूर से आ रही हैं, चलिए इसी में मैं एक और बनाता हूं, ये किरणें अगर दूर से आ रही है, मान लीजिए पैरेलल आ रही है, दूर से आ रही किरणें तो पहले ही से ही कमजोर हो चुकी है, अब कमजोर हो चुकी है तो वो भैया जाकर के फोकस पे कट जाएगी। ये जो रेड वाला बना है ये कहां से आ रही है, ये वस्तु दूर रखी हुई है, दूर रखी हुई है तो वो कहां कट जाएगी, फोकस पे। कारण क्या है, ये जो है ना, ये जो रेड वाली ये किरण पहले ही कमजोर हो चुकी है, अब लेंस की क्षमता मेरी कम तो है लेकिन किरण उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, वो फोकस पे कट जाएगी, मतलब रेटिना पे जाकर के कट जाएगी, हमको शार्प इमेज जस्ट दिखेगा, मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन वही अगर पास से आ रही है किरण, ये देखिए पास से बनाई, तो ये किरण कैसी होगी, ये ब्लू वाली जो किरण होगी ये कैसी होगी, तो ये आप कहेंगे भैया ये तो बहुत स्ट्रांग होगी ना, पास से ही आ रही है, तो स्ट्रांग किरण है, किरण कैसी स्ट्रांग, और हमारा आई लेंस कमजोर, तो भैया रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, जाने देगा दूर, तो इसीलिए कहते हैं इसको दूर दृष्टि दोष। तो भैया निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अगर ये पता चल जाए तो हमको ये दोनों अभी फिर से याद हो जाएंगे ना, तो भैया चलिए कर लेते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं, 2 सेकंड का काम है, हम समझ लेंगे। ये हो गया भैया दूसरी, अब इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या भाई, तो या तो लेंस मोटा हो जाए, लेंस मोटा हो जाए, या आईबॉल बढ़ जाए। देखिए इसको मैंने बढ़ा दी, अब इसमें क्या दिक्कत हो गई, तो इसमें भैया हो गई दिक्कत क्या, निकट दृष्टि दोष के लिए बना रहा हूं, ये किसके लिए बना रहे हैं हम, निकट के लिए। तो निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखेगी, क्यों, क्योंकि इसका पावर बढ़ चुका है, इसका पावर बढ़ चुका है। अब ये क्या होगा भाई, ये पास से कोई जाएगी, पास से अगर कोई चीज जाएगी तो भैया ये तो जाकर के वो बकायदा यहीं पे कटेगी, मतलब इसको साफ सुथरा दिख रहा है। लेकिन वही अगर कोई किरण दूर से आ गई, इसके पास एक किरण आई दूर से आएगी तो कैसी बनेगी, समांतर बना दी, तो ये जो है ना, ये रेटिना पे कटने के बजाय ये देखिए पहले ही कट गई, यहीं पे कट गई। अब भैया क्या है, अब इसकी फोकस दूरी जरा देखिए ना, यहां से इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, कम है ना, ये छोटी फोकस है, ये बड़ी फोकस है, इसीलिए इसको कहते हैं हम दूर दृष्टि दोष, और इसको कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब क्या, लेंस के निकट फोकस, दूर मतलब क्या, लेंस से दूर फोकस। क्या होगा भाई, तो अगर इसकी पावर बढ़ जाएगी, पावर मतलब क्षमता, लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि जो क्षमता होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कम हो गई तो क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई, लेंस की क्षमता बढ़ गई मतलब मोटी हो गई लेंस। और यहां पे इसी का उल्टा देखिए, आपको यहां पे क्या दिख रहा है, दूर जाके कट रही, मतलब फोकस दूरी ज्यादा हो गई, मतलब इसकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, कम हो गई इसकी क्षमता। तो चलिए आपको अब समझ में आया है कि भाई दीर्घ दृष्टि दोष के 2 कारणों की सूची, एक कारण की सूची क्या हो जाएगी भाई, एक कारण तो ये हो गया कि लेंस जो है पतला हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और दूसरा ये हो चुका है कि आईबॉल श्रिंक हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स, तो सबसे पहले हमने दूरदृष्टि दोष देख लिया। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूर की तो साफ साफ दिखेगी, पास की क्लियर नहीं दिखेगी। चलिए बढ़ते हैं, जरा इसके कारण की सूची बना लेते हैं, है ना, दोनों आंसर्स हमको मिल जाएंगे यहां पे। तो भाई पहला क्या है, रेटिना की दूरी, मतलब लेंस से जो रेटिना की दूरी है वो कम हो गई, मतलब क्या कह सकते हैं, नेत्र के गोले की त्रिज्या कम हो गई, श्रिंक हो गई। और दूसरा, लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो, अर्थात लेंस पतला हो जाए, यही तो 2 बात कर रहे थे।
है ना, त्रिज्या कम हो जाए या फिर लेंस पतला हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसके निवारण कैसे करें। तो भाई एक बात बताइए ना, ये जो चीज दूर जाके कट रही थी, है ना, जैसे मैं बना लेता हूं जरा, ये हमारी आईबॉल है, ये यहां से जो प्रकाश की किरण गई, ये जाने के बाद में ये भैया दूर जाके कट गई, ठीक। अब इसका निवारण, तो इसका निवारण कैसे होगा भाई, तो एक ऐसी लेंस लगाए जो जल्दी ही कटवा दे, जो दूर जा रही है ना पहले ही उसको मर्ज करा दे। तो मर्जिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो आपको पता है मर्जिंग के लिए यूज किया जाता है ये डबल कॉन्वेक्स, मतलब क्या भाई, उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस क्या करे, देखिए ये जो किरण यहां से जा रही है ना, इसको भेज दी थोड़ा सा नीचे, यहां से इसको भेज दिया थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ी सी मर्जिंग होगी। कितनी मर्जिंग पहले ही करानी है, ये जो फोकस दूरी है ना, इसी फोकस दूरी के बराबर का ये लेंस में इस्तेमाल करने वाला, यही एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये पहले ही मर्ज करा दीजिए आंखों पे आने से पहले। जैसे मैंने स्पेक्स पहने, क्या कर रहा हूं मैं, यही काम करे, पहले ही मर्ज करा दिया। तो भैया क्या हो गया, ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के कारण क्या होगा भाई, आप तो भैया कोई दिक्कत नहीं ना, आंख तो अपना काम करेगी ही ना, जो एक्स्ट्रा हो रहा था उसको पहले ही कम कर दिया, तो आंख ने अपना काम किया। मतलब क्या, उत्तल लेंस लगाएंगे और इसको हम ठीक कर लेंगे। इस दोष में लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, जिससे लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अतः इस दोष के निवारण के लिए लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, वो क्या हो जाएगी भाई, जो उसकी क्षमता को बढ़ा दे। मतलब कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, ठीक है। और जब उसकी बात करते हैं निकट दृष्टि दोष होती, तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि और वो फैला के भेज दे। फैला के मतलब क्या, पहले ही कट रही थी ना, तो वो बाद में जाके कटने लगे। तो आई थिंक आपको ये दोनों ही क्लियर हो गए होंगे कि भाई दोनों में किस प्रकार के लेंसेज को यूज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो 10वां हमारा प्रश्न है इसके ऊपर। इसमें भी कई पार्ट है ना, 10A 10B 10C ऐसा करके कई पोर्शंस पूछे जाएंगे। तो भाई 10A में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश के रंग और प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज के बीच संबंध का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश सूरज से आती है हमारी वायुमंडल में, तो होता क्या है भाई, जैसे ये हमारी वायुमंडल हो गई, ये हमारी पृथ्वी, ये ऊपर हमारा वायुमंडल हो गया। अब यहां से सूरज से कोई प्रकाश की किरण आती है, तो ये प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल के जो कण हैं उनके द्वारा प्रकीर्णित हो जाती है, मतलब फैला दिया जाता है। तो ये प्रकीर्णन के फलस्वरूप कौन से कण किसको प्रकीर्णित करेंगे, क्योंकि ये जो श्वेत प्रकाश आती है, जो हमारे पास श्वेत प्रकाश आ रही है, ये श्वेत प्रकाश पूरे 7 कलर से मिलकर के बनी है भाई, है ना, जिनको हम कहते हैं क्या, नी आ ह पी ना ला, है ना, मतलब बैगनी, और ये क्या हो गया, लाल। बीच के भी आपको पता होंगे, बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो हम लाल की बात करें, जरा इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ बात कर लें ताकि हम इससे समझ जाएंगे इसको कि भाई क्या करता है कि जो छोटे कण होते हैं, जो कम तरंग दैर्ध्य के, जैसे बैगनी और नीला, ये कैसे भाई, बैगनी और नीला, ये इनको क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। जबकि जो बड़े कण होते हैं, जो उच्च तरंग दैर्ध्य के, लाल और नारंगी रंग, लाल इनका क्या भाई, ये उच्च तरंग दैर्ध्य है और ये छोटे तरंग दैर्ध्य मतलब कम तरंग दैर्ध्य है, इनको क्या कहते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। तो भाई क्या संबंध में समझ में आया कि जो छोटे कण होंगे वो कम तरंग दैर्ध्य वालों को प्रकीर्णित करेंगे और जो बड़े कण होंगे वो उच्च तरंग दैर्ध्य वाले को प्रकीर्णित करेंगे, है ना, फैलाएंगे। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। गर्म वायु में से होकर देखने पर किसी वस्तु की आभासी स्थिति अस्थिर अथवा बदलती रहती है, इस प्रेक्षण का मूल कारण लिखिए। मतलब क्या है, जैसे कई बार को गर्म चीजों से होकर के हम देखते हैं, जैसे कई बार को आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो टीन शेड वगैरह के ऊपर ऐसा लहराती हुई ऐसी दिखती है कि भाई कोई चीज ऐसा हिल रही है, वेव्स जैसा चलता हुआ दिखता है हमको। ये दिखने का कारण क्या है, तो भाई ये दिखने का मुख्य रूप से कारण ये है कि वहां पे जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो आ रही है विरल से सघन की तरफ, है ना। वहां पे जब किरणें जो गुजरेंगी, जो गर्म होता है वहां पे क्या होती है भाई, जो गर्म वायु होगा, है ना, गर्म वायु क्या होगा, तो गर्म वायु को आप कहेंगे कि ये होगा हमारा विरल। और जब आप बात करेंगे किसकी भाई, कि जब ये ठंडे वायु में, मतलब ठंडे वायु में होकर के जब गुजरेगी, तो ये किस में आ रही है भाई, ये सघन में।
तो विरल से जब सघन में आती है तो वो लहराती हुई हमको प्रतीत होती है, वो वेव्स जैसा चलता हुआ दिखता है। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा जो रोड के ऊपर ऐसा लगता है कि वो लहर जैसी कोई चीज चल रही है, तो उसी की बात कर रहे भाई। ये इस प्रेक्षण का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण ये है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो सघन से विरल की तरफ आ रही है, सघन से विरल की तरफ आ रही हैं। चलिए सी में आते हैं। आरेख में दर्शाए अनुसार दो सर्वसम प्रिज्मों से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का पथ पूर्ण कीजिए। भाई इसमें से आपको क्या करना है? इसमें से जो पथ है इसको पूर्ण करना है। इसका पथ पूर्ण करने का मतलब क्या है कि ये श्वेत प्रकाश जा रही है, यहां से क्या हो जाएगी अपने पूरे कलर्स में विभक्त, मतलब ये वायलेट और ये रेड, फिर वापस क्या हो जाएगी ये वायलेट और ये रेड दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और ये दोबारा से व्हाइट प्रकाश निकल जाएगी। ये हो गया भैया पूर्ण। ये वायलेट ही था और ये रेड था, ये दोनों को मतलब जो काम यहां पे हुआ प्रिज्म का कोण, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को पलट दिया, प्रिज्म कोण को क्या किया? पलट दिया, तो जो बाहर निकलेगी किरण वो क्या होगी भाई? जो यहां से इसने फैलाया था, डिस्पर्स किया था, उसको समेट करके बाहर कर देगी। अच्छा, जो बी नंबर को हमारा क्वेश्चन था उस बी का हम आंसर भी कर लेते हैं भाई। तो भाई अग्नि ठीक ऊपर, अग्नि के ठीक ऊपर वायु के ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु ठंडी जो वायु होगी की अपेक्षा हल्की या कम सघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु के अपेक्षा कुछ न्यून होता है। जैसा कि माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसलिए वस्तु की आभासी स्थिति गर्म वायु में देखने से बदलती रहती है। जो भाई हमने बात करी थी वही है। अगर आपको जैसे आंसर्स लिखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट आप जो बी आंसर था उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न वो है 11A 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण अपने सामने रखे बिंब का विवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। इस कथन की पुष्टि के लिए प्रकाश के किरण आरेख खींचिए। तो चलिए भैया, हमने यहाँ पे किरण आरेख खींचने के लिए जगह छोड़ रखा है और हम किरण आरेख खींच के देखेंगे कि भैया कैसे ड्रॉ करते हैं। हाँ, बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट तो बात यह हो गई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कर रहे हैं यहां पे, और इसके साथ में अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण ये बना देते हैं भाई, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहां पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी था तो यहां कहीं पे बना लेता हूं मैं एक पॉइंट फोकस, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके सामने रखे बिंब की विवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो भैया पहले तो करते हैं इसके क्या, इसके वास्तविक, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना। और आवर्धित नहीं बनानी, विवर्धित बनानी, मतलब छोटी बनानी है। तो ये 10 सेंटीमीटर पे फोकस है तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा C वो 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। यहां कहीं पे हम रख लेते हैं वस्तु को, ये हो जाएगा हमारा एक वस्तु। अब इसके लिए डायग्राम्स प्लॉट कर लेते हैं। तो एक किरण तो भाई सीधे सीधे ये जाती है वक्रता केंद्र से, और जो है वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो सीधे सीधे पड़ेगी किस पे? वो पड़ेगी मिरर के ऊपर, और चूंकि ये केंद्र से होकर के जा रही है तो इसी रास्ते पे जाएगी, इसी पे लौट आएगी। दूसरा जो किरण बनाते हैं वो बनाते हैं यहां से जाएगी भाई सीधा, और पैरेलल जाती है जो मुख्य अक्ष के, वो फोकस से होती हुई लौट आती है, ये लौट आई। अब यहां पे जो प्रतिबिंब बना, ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है ये हो गई हमारी, ये अगर ए बी हाइट थी तो देखिए इससे छोटी ए डैश बी डैश है, और ये वास्तविक किरणें इधर जाकर के इसको काट रही हैं, तो ये रियल भी बन गई। यही तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले सेंटर वाला, क्योंकि इसके दो पॉइंट्स मिल गए ना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको मिल चुका है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको ड्रॉ कीजिए, ये मिल गया भाई हमारा। तो ये वास्तविक बन गए, इसमें वास्तविक दिख रही है, और आपको हाइट जो दिख रही होगी वो कम दिख रही होगी ए डैश बी डैश की, तो ये विवर्धित भी हो गई, ये हो गई विवर्धित। अच्छा, दूसरे की बात कर रहे हैं कि भाई इसके साथ आभासी की बात करें, तो आभासी वाले के लिए अलग से बना लेता हूं। जब आभासी प्रतिबिंब बनाना होता है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको जो वस्तु को रखना होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है फोकस के अंदर, यहां कहीं पर रखी जाएगी वस्तु। अब भाई दो चीजें, एक तो ये कि एक जो प्रकाश की किरण है वो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट मिल जाता है इसके लिए तो भैया सीधे पार ही कर दीजिए, ये वक्रता केंद्र से होकर के निकल गई। अब ये भाई यहां तक जाएगी और जाने के बाद ये गई और इसी रास्ते पे टकरा करके वापस आ चुकी। ठीक, अब क्या करें भाई, तो दूसरा जो होता है वो दूसरा जाता है कहां से, तो दूसरी वाली किरण जाती है यहां से होकर के जाएगी और फोकस से होती हुई लौट जाएगी।
तो भाई ये आ गई हमारी फोकस से लौट गई। अब आगे की तरफ तो आपको दिख रहा है कि ये फैल गई, आगे की तरफ किरण फैल गई, तो क्या करें, पीछे की तरफ डॉटेड कर देते हैं। वैसे ही अगर अपन इसको भी करते हैं तो ये भी पीछे की तरफ बढ़ जाएगा और यहां पे मुझे मिल जाएगा इसका आवर्धित। ये कैसी है भाई, ये आवर्धित एवं कैसी बनी है, आवर्धित तो हो गई, ये बड़ी बनी है ना, देखिए ये ए बी ऑब्जेक्ट था और ये ए डैश बी डैश क्या है इसकी इमेज, तो आवर्धित तो हो गई, आवर्धित एवं आभासी। ये कैसी बनी, ये आभासी। बस इसके लिए ध्यान में ये रखना होगा कि ये जो u है ना, वस्तु की जो दूरी है यहां तक u की वैल्यू इसमें हमेशा ही लेस देन 10 होगा, 10 सेंटीमीटर से हमेशा ही कम होगी। और यहां पे अगर बात करते हैं तो यहां तक की तो 10 थी, केंद्र वक्रता के अंदर कितनी हो गई 20, क्योंकि भैया रेडियस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है, तो मतलब r इज इक्वल टू 2 इंटू 10, मतलब कितना हो गया, ये 20 हो गया। इसका मतलब जो ये u है, ये इसकी पोजीशन क्या होने वाली, हमेशा 20 के बियॉन्ड, मतलब 20 से बाहर, मतलब यहां पे u ऑलवेज बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। ये हो गया भैया कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ेंगे इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो क्लियर होगा भाई, दोनों पोजीशन, ये 6th पोजीशन थी है ना, और वो सेकंड पोजीशन जो हमने टेबल बनाई थी ना इमेज फॉर्मेशन की, उसमें वो जो है वो सेकंड पोजीशन है और ये 6th पोजीशन आभासी बनती है। आइए चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है भाई, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात, बिंब जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, मतलब पहले तो लिख लीजिए एफ हो गया भैया 10 सेंटीमीटर। बिंब की दर्पण के ध्रुव से, मतलब दर्पण के ध्रुव से दूरी का मतलब क्या, तो भाई ये बात कर रहे यू है ना, बिंब की दर्पण के यू की भी बात कितनी कर ली 10 सेंटीमीटर। भाई इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है क्या, क्या होती है, अगर आपका वस्तु, इसका आंसर जो है ये जो वस्तु यदि कहां रखी गई हो, फोकस बिंदु पर हो, तब प्रतिबिंब जो उसकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब सदैव कहां बनेगी, अनंत पर बनती है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे लिख सकते भैया अनंत पे, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर मिलती है और फोकस से जाने वाली जो किरणें होंगी वो कहां मिलेंगी, तो अनंत पे, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, अनंत पे। तो चलिए भैया इसका भी आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला 12th नंबर। भाई पहले तो इसमें यह कह रहा है कि नीचे दिए गए पदों की परिभाषा लिखिए। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये डायोप्टर जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाना है पेपर में, पक्का पूछा जाना है पेपर में। तो चलिए देखिए, नीचे दिए गए पदों की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, लेंस की शक्ति के लिए। लेंस की शक्ति का मतलब क्या हो गया, तो हम बात करें पावर ऑफ लेंस। तो कोई भी लेंस बनाया क्यों है हमने, लेंस का मुख्य कारण क्या है, जरा एक बात समझते हैं। ये उत्तल लेंस है और इसको क्यों बनाया, तो इसको बनाया इसलिए है क्योंकि ये मेरी जो लाइट बीम जा रही है इसको क्या कर दे, इसको मर्ज करवा दे। अगर यहीं पे एक दूसरा लेंस मैंने बनाया और ये वाली लेंस जो है ये ऐसा, अब एक बात बताइए, यहां पे जो फोकस दूरी है, यहां पे जो फोकस दूरी है और यहां पे जो फोकस दूरी है, इन दोनों फोकसों में अगर बात करें तो नीचे वाले की फोकस दूरी ज्यादा है और ऊपर वाले की फोकस दूरी कम है। तो कम फोकस है मतलब ज्यादा पावरफुल है ना, जल्दी ही मर्ज करा दिया ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या है, मर्ज कराने की, तो इसने जल्दी मर्ज करा दिया। जल्दी मर्ज करा दिया मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, ये भाई ये ज्यादा पावरफुल है ना, ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी क्षमता ज्यादा है और इसकी क्षमता क्या है, कम है। तो भैया ये क्या दिख रही है कि जो क्षमता होती है, क्षमता ये क्या है, 1/1 फोकस दूरी, क्या है ये 1/ फोकस दूरी। भाई 1/, ये है ना लेंस की जो शक्ति वो 1/ फोकस दूरी है, मतलब फोकस दूरी जो है अगर ये कम है इसका मतलब क्या, लेंस की क्षमता अधिक है। फोकस दूरी ज्यादा हो गई मतलब वो कमजोर लेंस है भाई,
और इसकी जो इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा ही जाता है कैसे भी ना कैसे करके। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे, हम बढ़ेंगे अपने इस क्वेश्चन के अगले पोर्शन में। और अगला जो पोर्शन है वो ये पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसको क्या कहते हैं। तो भाई फोकस की एक ही चीज है, अनंत से आने वाली जो किरणें, परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन किसमें होगा, दर्पण में। अपवर्तन किसमें होगा, लेंस में। परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे जाके कट करती है, भाई अवतल दर्पण के लिए बात करिए, चलिए ऐसा बना लेते हैं। ये एक पैरेलल लाइन आई, ये टकराने के बाद ये कट कर गई, और ये यहां से अगर केंद्र से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है थीटा आई, ये हो जाता है हमारा थीटा आर, ये हो गई, ये लाइट बीम आ गई, है ना। परावर्तन के नियम को भी इसने फॉलो किया। तो भाई ये जिस पॉइंट पे काटा, यहां काटा ना मुख्य अक्ष को, कौन, ये जो पैरेलल आ रही थी लाइट बीम, वो, तो उसी को क्या कहते हैं, फोकस। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट था भाई। अब इसके बी में आते हैं, और बी में भी दो क्वेश्चन है। तो बी का सबसे पहले फर्स्ट, गोलीय लेंस, और दूसरे में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया भाई कि जो गोलीय दर्पण है ना, दोनों के लिए जो बिंब मतलब u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस के बीच में संबंध बताइए। तो देखिए ये तो हो गया दर्पण के लिए, ये किसके लिए हो गया भाई, दर्पण के लिए। और अगर हम यही बात करते हैं किसके लिए, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए यही चीज हो जाता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा -1/u। कारण क्या है भाई, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं एक सिर्फ एग्जांपल के जरिए बताता हूं, इसमें अगर चिन्ह परिपाटी आप लगाते हैं तो आप पाते हैं कि भाई, चलिए ये नहीं, कोई दूसरा डायग्राम बनाता हूं मैं, इसमें एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाए। ये भाई ये कट गया, ये यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये है भाई प्रतिबिंब की दूरी v, यहां से यहां तक आपको जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, फोकस। ये आपको जो दिख रहा है ये दिख रहा है u। तो आप बताइए ना, f पॉजिटिव, v पॉजिटिव, और u लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में नेगेटिव, तो u हो गया नेगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव। अगर अपन बात करते हैं मिरर में, तो ये मिरर में चलिए एक बार आगे देख लेते हैं। तो मिरर में भैया ये गया, ये काट के आ गया, ये चला गया, तो ये यहां से जाएगा और वापस इसी पे आ जाएगा, ये इधर गया, यहां पे बन गई इमेज। अब इसमें बताइए, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये u है, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक की ये क्या होता है f, और ये जो बना ये हो गया हमारी v इमेज। अब ये सब कुछ देखिए, सब कुछ p के लेफ्ट साइड में। तो आप एक काम कीजिए ना, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, तीनों को नेगेटिव पकड़ा दीजिए क्योंकि सब लेफ्ट में है ना। तो तीनों को अगर नेगेटिव पकड़ा दिया, तीनों लेफ्ट में है, तो ये सब कट जाएंगे ना, सब पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए भैया ध्यान रखिएगा, दर्पण में सब पॉजिटिव और लेंस में एक तो नेगेटिव होगा क्योंकि अपवर्तित हो रही है ना, एक ही चीज इधर होगी, बाकी तो सब राइट साइड में चले जाएंगे, है ना। वस्तु और प्रतिबिंब एक साइड नहीं बनेगा इसमें, इसलिए भैया लेंस के लिए ये और दर्पण के लिए पॉजिटिव वाला याद रह जाना चाहिए भाई। बढ़ते हैं हम अपने अगले में और बात करते हैं इसके सी सेगमेंट में। सी सेगमेंट में ये कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, है ना। तो बिंब 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के मतलब क्या है भाई, f की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। हम अभी चिन्ह परिपाटी भी लगाएंगे, बात करते हैं। प्रकाशिकीय केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, फोकस हो गई। अब यही बिंब उत्तल लेंस के प्रकाशिकी केंद्र मतलब क्या भाई, वस्तु की दूरी u हो गई हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकरण में प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए नामांकित किरण आरेख खींचिए, है ना। आपको v कैलकुलेट ही नहीं करना, आपको सिंपली इसके लिए एक डायग्राम प्लॉट करना। तो डायग्राम प्लॉट कर देते भाई, क्या है ये, उत्तल लेंस। तो चलिए ये बन गई उत्तल लेंस, ये हो गई हमारी उत्तल लेंस। अब क्या क्या वैल्यूज दी, तो भाई भैया फोकस जो है, फोकस कितना है, फोकस हो गया 15। अच्छा ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ये हो गया 15, ठीक है, फोकस हो गया हमारा 15। तो मतलब ये भी वैल्यू जो होगी यहां से यहां तक की ये कितनी होगी, ये होगी 15, ये भी 15 ही होगी। चलिए अच्छा, u जो है वो 10 है, 10 होने का मतलब क्या होता है भाई, इसके अंदर रखा है वस्तु, इसके अंदर रखी गई है वस्तु, u हो गया ये हो गया हमारा u। अब यहां से क्या प्रतीत होता है कि जब फोकस के अंदर रखी जाएगी, ये जो टेबल हमने देखी है ना उससे हमको बहुत आसानी मिल गई, मैं बिना हल किए भी बता सकता हूं। फोकस के अंदर वस्तु होगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहते हैं भैया ये आभासी बनेगा, आभासी एवं आवर्धित एवं
एवं, आवर्धित भी बना, आभासी भी बना, एवं वस्तु की तरफ ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार बना करके ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो भैया देखिए, एक तो पहले मैं क्या सिखाता हूं आपको कि जो ऑप्टिकल सेंटर वाला जो पॉइंट है, और दर्पण में अगर बात करेंगे तो प्रकाशिकीय केंद्र का जो मतलब दर्पण में बात करेंगे वक्रता केंद्र का वो वाला पॉइंट, और जब लेंस में बात करेंगे तो प्रकाशिकीय केंद्र का, ऑप्टिकल सेंटर का। ये दोनों लाइन सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जुड़ गई। अब दूसरी वाली जो लाइट बीम है वो कहां से होकर के जानी है भाई, तो वो जानी है फोकस से होकर के, ये चलेगी फोकस से होकर के, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई इनको, तो ये दिख रहा है कि आगे की तरफ तो मिलने से रही, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हमको पाए कि यहां पे जाके ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दिया। तो ये था हमारा वस्तु ए बी, ये मेरा प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। क्यों भैया, क्योंकि ये आगे तो गए, आगे नहीं मिल रहे थे, आगे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने क्या किया, पीछे डॉटेड करके बनाया और हमको यहां मिल गई। ये जो सिक्स्थ केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, चाहे वो लेंस में या दर्पण में। कब, जब वस्तु को फोकस के अंदर रखा जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब उसी साइड बनती है और आवर्धित बनती है ना। लेंस में उसी साइड बनेगी और कैसी बनेगी, आवर्धित। और जबकि दर्पण में बात करते हैं अगर हम अवतल दर्पण में, तो दर्पण के पीछे बनती और आवर्धित बनती। तो चलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमको दिख गया भैया, इसके लिए नामांकित किरण आरेख भी हमने खींच दी है ना। यहां पे हमने इसके लिए नामांकित किरण आरेख खींच दी और इसकी स्थिति भी हमने क्लियर कर दिया है। चलिए अब भाई यहां तक तो हो गया हमारा 10C तक, पूरा 11 13C बेसिकली यहां तक हम कर चुके हैं पूरा खत्म। और इस प्रकार से हमारा जो सेकंड सेट था वो हो चुका है पूरी तरीके से खत्म। मतलब यहां पे हम अब देख चुके हैं हमारे पूरे क्वेश्चंस को। तो अब क्या करें भाई, तो अब आप और सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस या नेक्स्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो अभी के लिए आप करेंगे इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसको दोस्तों में कर देंगे शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। हम मिलेंगे एक और नए सेट के साथ में अगले वीडियो में लिए, तब तक के लिए थैंक यू।